हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ पार्ट 10 ऑफ रियल नंबर्स। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें से कुछ क्वेश्चंस तो आपके प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड एग्जाम्स में भी आ चुके हैं और हर साल इनके रिपीट होने के चांसेस भी 99% होते हैं। हालांकि आपको ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगे, बट फाइनल एग्जाम्स में मेरा मानना है ज़रूर और 100% आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। एक बार आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीन कैप्चर ले लीजिए। अब देखो, नीचे से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कंप्लीट द गिवन फैक्टर ट्री। अब देखो, ये फैक्टर ट्री है, इसको आपको पूरा कंप्लीट करना है। अब फैक्टर का क्या मतलब है कि ये जो नंबर था इसके दो फैक्टर हुए, एक ये 2 था और एक यहाँ पर एक ये ब्लैंक स्पेस था, ये वाला फैक्टर था। और ये जो आपका नंबर है इसके फिर से दो फैक्टर हुए, तो एक तो उसमें से 3 था और एक इसमें से 7 था। अब आपको भी पता है, अगर जैसे लेट सपोज मैं आपको बताऊँ कि 21 के जैसे मान लो 28 है, 28 के कितने फैक्टर होंगे, तो 7 × 4 और 4, तो ये आपके 28 के फैक्टर्स होंगे। अब इनको अगर वापस आप मल्टीप्लाई करो तो वापस आपको ये नंबर मिल जाता है। तो यही प्रोसेस आपको यहाँ पे अप्लाई करना है कि अगर इन फैक्टर्स को मैं मल्टीप्लाई करूँ, तो ये नंबर मेरे को वापस मिल जाएगा। तो 7 और 3 को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 21 आएगा, 7 × 3 = 21, तो ये नंबर आपका है 21। ठीक है, तो ये कैसे आया, आपने इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो वापस आपको वही नंबर मिल जाता है, ओरिजिनल जो नंबर है। अब फिर से आपको देखो, ये नंबर भी मिल चुका है और ये नंबर भी मिल चुका है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो ब्लैंक स्पेस वाला नंबर है ये भी हमको मिल जाएगा। तो 21 × 2 दैट इज़ 42, तो ये आपका नंबर 42 रहा होगा। ठीक है, तो और भी ये फैक्टर्स और भी बड़े हो सकते हैं, यहाँ पे ऐसे कुछ करिए, या फिर 3 और फैक्टर्स हो गए, यहाँ पर भी एक नंबर आ सकता है। तो ये फैक्टर ट्री को कितना भी बड़ा करके आपको दे सकते हैं। तो बहुत ईजी है इन क्वेश्चन को हैंडल करना, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है तो वो नंबर आपका ईजिली निकल कर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करना है। बेटा देखो, मैं ये सेल्फ एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने इस वीडियो को देखने से पहले 1 से लेकर जो 9 तक के इस चैप्टर के पार्ट्स हैं वो आपने बहुत ही अच्छे से देखे और समझे, क्योंकि अगर नहीं देखे हैं तो बेटा बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो मैंने उन डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे रखा है, आप वहाँ जाके उनका एक बार रिवीजन कर ले, फिर ही इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये इस पूरे चैप्टर का कंक्लूजन है। जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, जब तक आप इन क्वेश्चन को करने में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं रहोगे। ठीक है, तो एक बार रिविजन करें और फिर इस वीडियो को देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, आपको बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे देखने को। तो यहाँ पर देखें, इस क्वेश्चन में क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर दिस एंड दिस विल टर्मिनेट आफ्टर। अभी देखो, ये जो वर्ड है विल टर्मिनेट आफ्टर, तो मैंने जस्ट पिछली वाली वीडियो में डिस्कस किया है कि जो डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं वो किस तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। तो उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। अब इसमें थोड़ा सा एक एक्सटेंडेड वर्जन है उसका। इसमें ये पूछ लिया गया है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसमें डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस होंगी। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ 2.83, तो इसमें डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस है, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है ये आपकी कितनी डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है, 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट हो रहा है। अगर किसी के बाद डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस होंगी तो वो 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा। तो ये मतलब है डेसिमल प्लेसेस का, डेसिमल के बाद कितने आपके नंबर्स आ रहे हैं। अच्छा, तो आपको ये बताना है कि कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए तो देखते हैं एक बार। ये 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ, 33/2 and 5⁴ अब देखिए, सबसे पहले तो कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फिर बहुत ईजी है, आपको बस इतना सा देखना है कि डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 की पावर्स होनी चाहिए। अगर सिर्फ 2 और 5 की पावर्स का अगर डिनोमिनेटर है, सिर्फ ये जो क्यू है अगर वो सिर्फ 2 और 5 की पावर्स का है, इस फॉर्म का है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। हाँ, बट इसको चेक करने से पहले आप एक बार ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि ये जो 2 नंबर ऊपर और नीचे लिखे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, वो आपस में कोप्राइम होने चाहिए, यानी कि इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर कॉमन है तो पहले कैंसिल करना है और फिर आपको डिनोमिनेटर को चेक करना है कि ये 2 और 5 की पावर्स इसमें है या नहीं है। तो अगर सिर्फ 2 और 5 की पावर्स होती है तो वो टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग है। अच्छा, यहाँ पर ये टर्मिनेटिंग है, बट क्वेश्चन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का नहीं है। क्वेश्चन ये है कि ये कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा। तो उसको देखने के लिए देखो क्या होता है कि जैसे कि मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि 28/10 है, मैं आपको बोलूँ इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा, तो बहुत ईजी है, क्योंकि नीचे 10 है तो आप क्या करोगे, 1 के बाद डेसिमल लगा लोगे पीछे से, तो 2.8 हो गया। अगर मैं यहाँ पे 100 बोलता तो फिर दिस विल बी रिटन एज 0.28। अब देखो, अगर नीचे 10 होता है, 100 होता है, 1000 होता है, 10,000 होता है, तो फिर उसको कन्वर्ट करना डेसिमल फॉर्म में बहुत आसान है। तो यहाँ पर भी अपन ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। क्या होता है कि एक 2 और एक 5 मिलकर एक 10 बनाता है। अब यहाँ पे 2⁴ है, यानी यहाँ पे 2 × 2 है और 1 × 5 है, तो क्यों ना मैं एक 5 यहाँ पर ऐड कर दूँ। अब देखो, ज़बरदस्ती तो अपन यहाँ पर 5 लगा नहीं सकते। अगर आप नीचे 5 लगा रहे हो तो ऊपर भी आप एक 5 लगा लो। अब इससे क्या होगा कि भाई ये 5 और 5 कैंसिल होकर 1 बन जाएगा और मल्टीप्लिकेशन में 1 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जितने 5 यहाँ पे कम पड़ रहे थे
तो यहाँ पर ये देखो 2 टू द पावर 2 थी, यहाँ पर 5 बट एक ही था, तो एक 5 कम पड़ रहा था तो मैंने एक 5 लगा दिया। अगर यहाँ पे 2 टू द पावर 10 होता तो मैं यहाँ पे 5 टू द पावर 9 कर देता, क्योंकि एक 5 तो पहले से अवेलेबल है, तो 5 टू द पावर 9 और 5 टू द पावर 1 मिलके 5 टू द पावर 10 बन जाता। अच्छा, क्यों कर रहे हैं अपन नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5 को इक्वल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जितने नंबर ऑफ 2 रहेंगे अगर उतने ही नंबर ऑफ 5 रहेंगे तो एक्जैक्टली उतने ही नंबर ऑफ 10 बन जाएंगे। अगर जैसे मैं बोलता हूँ 2 टू द पावर 3 है, तो अगर 5 टू द पावर 3 होगा तो यहाँ पर 3 टाइम्स 2 है और 3 टाइम्स 5 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 5 टू 10 बन गया, 5 टू 10 बन गया, ये 5 टू 10 बन गया। अब 10 10 10 ये आपका 1000 बन गया, और नीचे अगर 1000 बन जाएगा तो फिर आपको पता है कि उसको डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो बहुत इजी हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5 को इक्वल कर लिया। तो यहाँ पर एक 5 की कमी पड़ रही थी, एक 5 नीचे और एक 5 ऊपर लिख लिया। तो यहाँ पर आप ये देखिए कन्वर्ट हो गया अब ये 33 इंटू 5, ठीक है। अब यहाँ पर 2 टू द पावर 2 है, यानी कितने 2 है यहाँ पे 2 2 है, और एक 5 पहले से था, एक 5 यहाँ और आ गया, तो 2 5 भी हो गए। तो 5 टू ज़ा 10 और दिस 5 टू ज़ा 10 और 10 इंटू 10 आपका 100। तो नीचे ये जितना भी ये आपका लिखा हुआ है, ये पूरा डिनोमिनेटर अभी आपका बन चुका है 100 बन चुका है, ठीक है। तो 2 5 ज़ा 10 और एक और जो 2 बचेगा वो 2 इसके साथ इस 5 के साथ मिलकर आपके 10 बन जाएगा, और 10 इंटू 10 आपका 100 हो चुका है। अभी ऊपर वाला नंबर कुछ भी हो, इसको कैलकुलेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेट करने की ज़रूरत क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे पता है नीचे 100 है। अब नीचे 100 है, इसका मतलब क्या होगा कि जो भी नंबर होगा उसके, जैसे मान लो लेट सपोज अगर एक्स वाई जेड कुछ भी होता है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू टी कुछ भी होता है, ठीक है। अब नीचे अगर 100 है तो यहाँ पर 2 नंबर्स के बाद डेसिमल लगेगा। इस कहने का मतलब ये है कि डेसिमल के बाद यहाँ पर 2 प्लेसेस आएंगी, ठीक है। डेसिमल के बाद यहाँ 2 प्लेसेस आएंगी। अगर नीचे 1000 होता तो डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस आती, तो यहाँ पर नीचे अभी 100 है, तो ये आपका 2 डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसका आंसर है डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दिस नंबर, ठीक है। इसका आंसर बता रहा हूँ मैं आपको, डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दिस नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस। अब यही सेम आपको चेक करना है इसके लिए। अब देखो क्या होता है, जब मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया तो इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर का पहले से प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ हुआ था। अब इस क्वेश्चन में आपको डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए एक बार देखते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो ये पहला पार्ट था, ठीक है। इस पार्ट के कितने डेसिमल प्लेसेस होंगे टर्मिनेशन के? तो आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस ये आपका टर्मिनेट हो जाएगा। अगर आप इसको डिवाइड करके देखोगे तब भी यही मिलने वाला है। अच्छा, आप देखिए इस पार्ट को डिस्कस करते हैं। अब इस पार्ट में मैंने आपका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, क्योंकि डिनोमिनेटर से ही पता चलता है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर का ही प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ऊपर न्यूमरेटर वाले से कोई अपन को मतलब लेना देना नहीं है। तो ये 1250 का मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके रखा है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। अच्छा, इस प्राइम फैक्टराइजेशन को मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो 1250 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 5 टू द पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि मुझे है ना जितने नंबर ऑफ 2 है उतने नंबर ऑफ 5 चाहिए। अब यहाँ पे 5 जो है वो यहाँ पे आपके 4 टाइम्स 5 है, और जो 2 है वो सिंगल है, ठीक है। तो सिंगल 2 है। अब क्या होगा कि आपको नंबर ऑफ 2s की ज़रूरत है यहाँ पे। पिछले इस वाले क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ 5 की जरूरत थी तो आपने एक 5 एक्स्ट्रा लगा लिया। अब यहाँ पे आपको नंबर ऑफ 2 की जरूरत है तो आप 2 लगा लेंगे। तो कितने नंबर ऑफ 2 चाहिए? तो यहाँ पे देखिए एक तो पहले से अवेलेबल है, आपको 4 चाहिए, तो 3 और चाहिए। कहने का मतलब अब 3 चाहिए तो क्या करो आप 2 टू द पावर 3 नीचे भी आप मल्टीप्लाई कर दो और 2 टू द पावर 3 ऊपर भी आप मल्टीप्लाई कर दो। तो इससे क्या होगा 1 4 5 8 7 इंटू 2 टू द पावर 3 हो जाएगा, और 2 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर 3, तो ये आपका 2 टू द पावर 4 हो गया, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। और 5 कितना है यहाँ पर? 5 भी 4 टाइम्स आपके पास है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 5 टू ज़ा 10, ये 5 टू ज़ा 10, 5 टू ज़ा 10 और ये 5 टू ज़ा 10। तो ये आपके नीचे बन चुका है। ऊपर कुछ भी आया उससे कोई लेना देना नहीं है नीचे, बट आपका बन चुका है 10,000, ठीक है। तो नीचे आपका 10,000 बन चुका है। अब ऊपर कुछ भी लिखा हो उससे कोई लेना देना नहीं है, ये कितना भी है उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे पता है कि 4 के बाद यहाँ पर डेसिमल आएगा, तो आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस 4 है। तो नंबर ऑफ जीरोस 4 है, तो ये जो आपका इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो आपका टर्मिनेट होगा आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस, आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस। तो अगर ये क्वेश्चन आता है और एग्जाम में आपको कोई ऑप्शन टिक करना हो तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? आफ्टर 1 डेसिमल प्लेसेस नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, तो मोर देन 3 डेसिमल प्लेसेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ये डी ऑप्शन होगा। और अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर आपका बी होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसका ट्रिक क्या है।
इसका ट्रिक क्या है, एग्जाम में आप इतना झमेला तो करने वाले नहीं है, तो एग्जाम में आपको क्या करना है, सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और ये देख लेना है कि कौन 2 की पावर ज़्यादा है या 5 की पावर ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा वाले पावर का है, अगर 2 ज़्यादा पावर का है तो वो आंसर हो जाएगा, अगर 5 ज़्यादा पावर का है तो वो आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 5 टू द पावर 4 है, जो कि 2 टू द पावर 1 से ज़्यादा है, तो 4 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये जो 4 है वो आपका यहाँ पे आंसर है। तो इसका अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका डेसिमल एक्सपांशन जो है कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा, तो इसका आंसर होगा 4। अगर ये क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर देखिए ज़्यादा पावर किसके पास है, 2 के पास है, तो इसका आंसर होगा 2 आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस। अब जैसे देखो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि भाई यहाँ पे ऊपर कुछ भी लिखा है और नीचे लिखा है 5 टू द पावर 10 एंड 2 टू द पावर 9, तो आप खुद गैस कर सकते हैं यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होगा, तो आफ्टर 10 डेसिमल प्लेसेस। तो आप ये देख लेना कौन सी पावर ज़्यादा है, 5 की या 2 की, तो जो ज़्यादा पावर वाला होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर है 10, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 90 होता तो ये 90 आंसर हो जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि इफ़ n इज़ एनी नेचुरल नंबर, मतलब n ये जो है आपका पावर में लगा हुआ है 6 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर n, इसमें ये जो n है वो आपको कोई भी आप नेचुरल नंबर ले सकते हो। तो आपको ये बताना है कि ये जो 6 टू द पावर n माइनस 5 टू द पावर n, ये आपका ऑलवेज एंड्स विथ, मतलब ये आपका एक डिजिट से एंड होता है, तो आपको डिजिट बतानी है कि ये कौन सी डिजिट से एंड होगा। अगर आप ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं 6 टू द पावर कोई भी आप n की वैल्यू लेके 6 टू द पावर निकालते हैं और वही पावर आप 5 की भी निकालते हैं और उनको माइनस करते हैं, तो ये हमेशा एक फिक्स डिजिट से एंड होगा। तो वो आपको बताना है कि कौन सी डिजिट से एंड होगा। तो अब एक चीज़ ध्यान रखिए, आपको ये ध्यान होना चाहिए कि 6 की आप कोई भी पावर ले लो, चाहे 1 ले लो, चाहे 2 ले लो, चाहे 3 ले लो, चाहे 4 ले लो, चाहे इन्फाइनाइट ले लो, मैं तो कह रहा हूँ, तो हमेशा ये जो 6 की पावर है वो आपका हमेशा 6 से एंड होता है। जैसे 6 टू द पावर 1 है तो 6 होगा, 6 टू द पावर 2 है तो 36 होगा, देखो 6 से एंड हुआ, 6 टू द पावर 3 है 216 होगा, देखो 6 से एंड हुआ, तो ये भी जो होगा वो 6 से एंड होगा। 6 टू द पावर 10 ले लोगे तो वो भी आपका 6 से एंड होगा। कहने का मतलब ये जो भी है पावर, ये सॉल्व होने के बाद जो भी आपको नंबर मिलेगा उसके एंड वाली जो डिजिट होगी, मतलब यूनिट डिजिट की बात चल रही है, वो आपकी 6 होगी। और ये चीज़ सेम 5 के साथ भी होती है। 5 टू द पावर 1 5 से एंड होगी, 5 टू द पावर 2 भी 5 से एंड होगा, 5 टू द पावर 2 25 होता है, देखो 5 से एंड हो रहा है, 5 टू द पावर 3 125 होता है, ये भी 5 से एंड हो रहा है, 5 टू द पावर 4 ले लोगे तो वो भी आपका 5 से एंड होगा 625, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आपके 5 की कोई भी पावर ले लो, 1 की कोई भी पावर ले लो, 1 की पावर 1 ले लो, 1 की पावर 2 ले लो, 1 की पावर 3 ले लो, 6 की कोई भी पावर ले लो, ये तीनों पावर्स आपके हमेशा 5 की पावर 5 से एंड होगी, 6 की पावर भी 6 से एंड होगी, 1 की पावर भी 1 से एंड होगी। तो ये आपको मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया है। तो अब देखो क्या होगा, 6 टू द पावर n, मतलब n की कोई भी वैल्यू इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ n, ये जब भी ये सॉल्व होगा 6 टू द पावर n, ये आपका हमेशा 6 से एंड होगा, ठीक है। जो भी लंबा चौड़ा ये नंबर आएगा, मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या आएगा, बट इसके एंड में 6 आएगा। अच्छा, और माइनस, अब ये भी जब आप n की कोई भी वैल्यू लेकर सॉल्व करोगे तो आगे मुझे पता नहीं कौन सी डिजिट्स आएगी, बट इसकी जो यूनिट डिजिट होगी, जो लास्ट डिजिट होगी, उसमें 5 आएगा, इतना मैं कह सकता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। n की वैल्यू जैसे आप लेट सपोज करके भी देख सकते हो, आप n की वैल्यू 3 भी लेके देख सकते हो, 2 भी लेके देख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं तो कह रहा हूँ कोई भी रैंडम n अगर मैंने लिया है, ये बहुत बड़ी कोई डिजिट आई सॉल्व हुई, बट इसकी ये मैं कन्फर्म कह सकता हूँ कि लास्ट डिजिट 6 होगी और इसकी लास्ट डिजिट 5 होगी। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करने जाओगे तो आप खुद सोचे लास्ट में इसके 6 है और इसके 5 है, तो जब सब्ट्रैक्ट करने जाओगे तो जो नंबर आपको आंसर में मिलेगा, फाइनल आंसर जो मिलेगा, इन दोनों का जो आंसर आपको मिलेगा, उस आंसर की लास्ट डिजिट क्या होगी, आप खुद गैस कीजिए। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, तो इसके आंसर की जो लास्ट डिजिट होगी वो क्या होगी, वो 1 होगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आप देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। तो आपको 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो वो मैंने आपके लिए पहले ही कर दिया ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, और मुझे नहीं लगता प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई दिक्कत आएगी आपको। तो 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 4 टाइम्स 2 दैट इज 2 टू द पावर 4 एंड 2 टाइम्स 3 दैट इज 3 टू द पावर 2। तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 144 का। अब आपको बोला है एक्सपोनेंट ऑफ 2 आपको बताना है। अब एक्सपोनेंट का मतलब है पावर, ठीक है। इस क्वेश्चन को लेने का मेरा ये मतलब था कि आपको अगर ये एग्जाम में मिल जाए, अब आधे बच्चे ये सोच रहे हैं कि एक्सपोनेंट का क्या मतलब है, तो वहाँ पे आपको कोई बताना नहीं बैठेगा, आपको पता होना चाहिए एक्सपोनेंट यानी पावर होता है। तो एक्सपोनेंट यानी पावर ऑफ 2 बतानी है। तो 2 की कितनी पावर है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में, 4। अब देखो क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आ सकता है, क्वेश्चन चेंज होकर भी आ जाएगा। वो आपको पूछ लेगा व्हाट इज द सम ऑफ पावर्स ऑफ ऑल एक्सपोनेंट्स इन्वॉल्व, ऑफ ऑल एक्सपोनेंट्स, सम ऑफ पावर्स ऑफ ऑल एक्सपोनेंट्स ऑफ एवरी प्राइम फैक्टर्स।
ठीक है। तो जितने भी प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व है उनके एक्सपोनेंट्स का सम आपको अगर निकालने के लिए बोल दें, ठीक है। जैसे अब इस क्वेश्चन का आंसर तो 4 हो गया क्योंकि इसमें सिर्फ पूछा है 2 का एक्सपोनेंट, बट अगर ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए कि जितने भी प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व है उनके सारे सबके एक्सपोनेंट्स का सम, तो यहाँ पर 2 इन्वॉल्व है और 3 इन्वॉल्व है, तो 2 की पावर जो 2 का एक्सपोनेंट है वो 4 है, 3 का जो एक्सपोनेंट है मतलब 3 की पावर, एक्सपोनेंट यानी पावर, तो 3 का जो पावर है वो है 2, तो एक्सपोनेंट्स का सम आपका हो जाएगा 6। तो अगर सम पूछ लेता कि जितने भी प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व है उनके एक्सपोनेंट्स का सम कितना है तब तो आंसर 6 होता, बट अगर पूछता है कि 2 का एक्सपोनेंट कितना है तो आंसर 4 होता है, बट अगर आपको पूछ ले कि 3 का एक्सपोनेंट कितना है तो 3 का एक्सपोनेंट यानी यहाँ पर आपका आंसर होता है 2, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए एक्सपोनेंट का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन को लेने का मतलब मेरा यही था। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आपके एग्जाम में भी आ चुका है, और ये जो आपका टाइप है ये 65 और 117 ये सेम डिजिट के साथ बहुत बार आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है। तो ये आप क्या करना है, इस क्वेश्चन के HCF को तो एक बार देखो, आप जब तक प्रैक्टिस करते जाओगे ना, मेरे को जैसे कि याद है कि इनका HCF 13 निकलने वाला है, तो आप भी इस तरह से ना कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ उनके आपको आंसर्स याद हो जाने चाहिए, ताकि एग्जाम्स में अगर गलत भी आ जाए ना तो एक बार आपको याद रहे कि भाई इसका आंसर तो ये था, ये कैसे आ गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को तो आपको याद ही कर लेना चाहिए कि इसका आंसर क्या था, ताकि एग्जाम में भूल के भी ये क्वेश्चंस गलत नहीं हो। अब देखो जहाँ तक बात करिए इस क्वेश्चन में कि इफ़ द HCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म, तो बात चल रही है HCF की। अब देखो मान लो एक बार क्वेश्चन पढ़ने को आपको समझ में नहीं आया, तो आप जब HCF की बात चल रही है तो एक बार इन दोनों का HCF निकाल लेते हैं, HCF ऑफ 65 एंड 117। तो HCF देखो निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। HCF आप यूक्लिड लेमा से निकाल सकते हो एल्गोरिदम को यूज़ करके, और आप HCF निकाल सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से। जिस तरह से आपको निकालना हो उस तरह से निकाले, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने नंबर का है। अगर क्वेश्चन 3 नंबर का आता है तो फिर आपको एल्गोरिदम लगानी है ताकि आपके स्टेप्स बढ़े, और अगर क्वेश्चन MCQs में आता है तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे ये MCQ की फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया, 4 ऑप्शन है, आपको इसमें से कोई एक ऑप्शन चूज़ करना है। तो क्या होता है, फिर आप इस क्वेश्चन को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि MCQ में आप कितना भी लंबा मेथड लगाए कोई मतलब नहीं, मिलने तो एक ही नंबर है उसमें। तो अब देखो मैं यहाँ पे इसको प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में कर रहा हूँ। तो 65 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 5 एंड 13, और 117 के होते हैं डेट इज़ 13 × 9, मतलब 3 to the power 2 × 13। देखो 3 to the power 2 यानी 9 एंड 13 9 या 117 होता है, तो इसका मैंने डायरेक्ट लिख दिया 3 to the power 2 × 13। तो आप करके देख सकते हैं, बहुत ईजी है भाई, आप ऐसा करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, एंड में आप इसी रिजल्ट पे पहुंचने वाले हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आपको निकालना है HCF। तो HCF क्या होता है, अब आपको देखो अगर HCF के आपने वीडियोस, मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो भाई बहुत दिक्कत होने वाली है। चलो मैं फिर भी कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं शायद वो भी समझ पाए इसको। तो यहाँ देखिए जब HCF निकालने की बारी आती है तो आपको पहले यहाँ कॉमन फैक्टर लिखना है। आप देखिए 5 है, 3 है, 13 है, यहाँ पर 13 है, तो कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो कॉमन फैक्टर आपका यहाँ 13 है, ठीक है। तो 13 कॉमन फैक्टर लिख लिया। अब यहाँ पर इनकी कुछ पावर्स लिखी होती है, जैसे कि यहाँ पर अभी तो इनकी हाल फिलहाल पावर 1 है, तो जो पावर्स होती है उसमें अगर हाईएस्ट की बात चल रही है तो आपको पावर लेनी है लोवेस्ट, और LCM की अगर बात चले यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो अगर लोवेस्ट की बात चल रही है तो पावर लेनी है हाईएस्ट, तो वाइस वर्सा होता है। तो हाईएस्ट की बात चल रही है तो आपको पावर लेनी है लोवेस्ट। अब देखो लोवेस्ट पावर कौन सी है, कंपेयर करें और वो यहाँ लिख दे, तो दोनों में 1 पावर है तो 1 पावर आ जाएगी। बट अगर मान लो यहाँ पर 3 होता और यहाँ पर 1 होता तो उस केस में लोवेस्ट पावर होती फिर 1, और यहाँ पर अगर मान लो 3 और यहाँ 2 होता तब भी लोवेस्ट पावर आपकी होती 2, ठीक है। तो लोवेस्ट पावर किस हिसाब से लेनी है आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि यहाँ पावर 1 है तो सिर्फ 1 ही लिखना पड़ेगा आपको। तो HCF जो इसका है वो 13 है, ठीक है। अब अगर बात चलती मान लो LCM की, तो LCM में आपको सारे जितने फैक्टर्स इन्वॉल्व वो सारे लिखने पड़ते हैं। HCF में आपको सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लिखने पड़ते हैं, LCM में आपको सारे फैक्टर्स लिखने पड़ते हैं। तो सारे फैक्टर्स मतलब 5 है, 3 है, 13 है, तो आपको सारे फैक्टर्स लिखने पड़ते हैं। और उसके बाद जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल अगर आपको निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, तो आपको पावर हाईएस्ट लेनी पड़ती है। तो अब यहाँ पे देखो 3 की हाईएस्ट पावर ऊपर से कंपेयर करके, अब यहाँ पे तो 3 इकलौता यहीं पे है, तो 2, 5 की पावर इकलौता है 5, 13 की पावर दोनों में 1 है। अदरवाइज अगर मान लो यहाँ 3 होती यहाँ 2 होती तो मैं 3 को लेता, लोवेस्ट है तो हाईएस्ट पावर लेनी पड़ती है, ठीक है। तो ये LCM हो जाता है, बट LCM की बात अपन को यहाँ पे नहीं करनी, अपन की बात चल रही है HCF की। तो HCF आपका है 13। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर इसका जो HCF है, इन दोनों का जो HCF है, कहने का मतलब ये जो 13 की है, 13 की बात चल रही है, इन दोनों का जो HCF है उसको आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, इस एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M, आपको M की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कहने का मतलब है ये जो है 65M - 117 ये आपका है HCF,
ये आपका किन नंबर्स का HCF है, ये आपका है 65 और 117 का, इन दोनों नंबर्स का HCF के इक्वल है ये। अब मैंने निकाल लिया है वो HCF, ठीक है, तो HCF मैंने निकाल रखा है। इन दोनों नंबर का जो HCF होगा वो आपका होगा 13। तो कहने का मतलब ये जो वैल्यू है वो 13 के इक्वल होनी चाहिए। अब अगर ये 13 के इक्वल है तो यहाँ से हम निकालना तो बच्चों वाली बात है बेटा, 117 माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, इनको ऐड करो तो 7 3 20 130 हो गया ये, ठीक है। 65 m इक्वल्स टू 130, तो m इज इक्वल्स टू 130, ये 65 मल्टीप्लाई में, वहाँ से क्या डिवाइड में, इसको आप कैंसिल करें, 2 सा कैंसिल हो जाएगा। देखो 65 62 सा 120 होता है, तो 65 2 सा 130 हो गया, तो m की वैल्यू यहाँ से आपकी आ गई 2। तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, जो कि 2 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखें, आप इसका याद ही कर लें कि इन दोनों नंबर्स का HCF कितना निकलता है। इसके ऊपर बेस्ड बहुत क्वेश्चन आता है, मैं आपको और भी क्वेश्चंस कराऊंगा इनके ऊपर बेस्ड, ठीक है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आपका ये क्वेश्चन है, इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q, आपके पास दो इंटीजर है, एक p है और एक q है, और उसमें आपको LCM निकालना है, p और q का आपको LCM निकालना है। अब देखिए p की जो वैल्यू है वो है a इंटू बी स्क्वायर, और जो q की वैल्यू है वो आपके है a क्यूब इंटू बी, a क्यूब इंटू बी। अब देखो ये जो a और b है वो आपको बता रखा है कि ये प्राइम नंबर्स है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि a और b प्राइम नंबर है। अब जब आप इनका LCM निकालने जाओगे तो जैसे कि मैंने अभी जस्ट बताया आपका, जब आप LCM निकालते हो तो उसमें क्या होता है, जितने भी फैक्टर्स इन्वॉल्व वो सारे लिखने पड़ते हैं, चाहे कॉमन है चाहे नहीं है। तो अब देखो जितने फैक्टर्स इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर a और b आ रहे हैं, यहाँ पर भी a और b आ रहे हैं, तो a और b आपको दोनों लिखने पड़ेंगे। और उसके बाद में क्योंकि आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल रहे हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल रहे हैं, तो आपको पावर लेनी है हाईएस्ट। तो आप यहाँ हाईएस्ट पावर को कंपेयर करें, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 3 है, तो यहाँ हाईएस्ट पावर 3 आएगी। अब यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, ठीक है, तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो यहाँ पर 2 आएगा। तो एलसीएम जो आएगा वो आएगा a क्यूब बी स्क्वायर, तो a क्यूब बी स्क्वायर यानी फोर्थ ऑप्शन आपका राइट है। अब जैसे मान लो अगर आपको यहाँ पे HCF पूछ लिया जाता, अगर मान लो आपको HCF पूछ लिया जाता, तो HCF में आपको क्या करना पड़ता कि आपको पहले कॉमन फैक्टर्स लिखना है। अब देखो A भी कॉमन है और B भी दोनों में आ रहा है, A भी P में और Q में दोनों में आ रहा है, और B भी P और Q दोनों में आ रहा है, तो आपको A और B दोनों लिखना है। उसके बाद आपको, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, अब देखो सबसे पहले तो यहाँ पे सारे फैक्टर्स लिखने पड़ते हैं एलसीएम के केस में, और एचसीएफ के केस में लिखना पड़ता है सिर्फ कॉमन फैक्टर्स। सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे लिस्ट है तो हाईएस्ट पावर लिखनी है, और यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो लोवेस्ट पावर को लिखेंगे। लोवेस्ट पावर देखिए आप 1 और 3 में से लोवेस्ट है 1, और 2 और 1 में से लोवेस्ट है 1। तो अगर एचसीएफ की बात आती है तो एचसीएफ इसका निकल के आता है AB। देखो ये बहुत बार रिपीट हुए हैं एग्जाम्स में क्वेश्चन, सेम वैल्यूज़ भी चेंज नहीं होती इनकी, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। कभी एचसीएफ पूछ लिया जाता है, कभी एलसीएम पूछ लिया जाता है, तो इसी तरह से ये रिपीट होते रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखते जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें बोला है लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल दी नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। कहने का मतलब है 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10, इन सारे नंबर से डिविजिबल होने वाला छोटे से छोटा नंबर आपको बताना है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते समझ में आ जाना चाहिए कि एलसीएम की बात चल रही है कि इन नंबर्स का लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो अगर आपको क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर नहीं है और क्वेश्चन पढ़ के नहीं समझ में आता है एलसीएम निकालना है एचसीएफ, तो आप इस नंबर पर आप देखो कंसंट्रेट करें। लीस्ट नंबर की बात चल रही है तो आपको एलसीएम निकालना है। लार्जेस्ट या हाईएस्ट नंबर की बात चले तो आपको एचसीएफ निकालना, छोटी सी ट्रिक है। तो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा इनका एलसीएम। तो क्योंकि मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन का है तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इजी मेथड है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो 2 से डिवाइड कर ले, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, 2 5 जा। जब तक 2 से डिवाइड होता है जब तक 2 से डिवाइड कर लेते हैं। इसमें 2 से फिर जा रहा है, ये 1 जा रहा है, ये 2 जा रहा है, 2 से फिर जा रहा है, ये 1 जा रहा है। अब देखो जो नंबर बच गए हैं वो वापस लिख लेते हैं अपन। तो ये 1 था, ये 1 था, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो अब यहाँ पे नंबर बचते हैं, एक तो 3 बचता है, ठीक है, एक 5 बचता है, और एक 7 बचता है, और ये 3 बचता है, और आपके पास बचता है 9 बचता है, और 5 बचता है। तो चलो पहले 3 का काम कर लेते हैं अपन। 3 1 जा होगा, 5 जाएगा नहीं, एज इट इज आएगा, 3 1 जा जाएगा, 7 जाएगा नहीं, ये 3 3 जा जाएगा, और ये 5 जा। तो यहाँ पे स्पेस कम है मेरे पास, तो मैं देखो यहाँ पे एक बार जब आप वापस 3 का यूज़ करेंगे, जब आप एक बार वापस 3 का यूज़ करेंगे तो ये आपका 1 बन जाएगा, ये आपका 1 बन जाएगा, और ये 5। अब देखो जब 5 का यूज़ करोगे,
5 का डिवाइड करोगे तो ये 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा और ये भी 1 बन जाएगा। एंड में आपके सिर्फ 7 बचेगा, तो 7 का यूज़ करोगे तो सारे 1 हो जाएंगे। ठीक है, मैंने थोड़ा शॉर्ट में कर दिया है क्योंकि स्पेस मेरे पास कम था, तो आप करते जाए, ये मेथड आपको सबको बहुत ही अच्छे से आता है। बस ये नंबर आपके बहुत सारे हो गए एक्चुअली, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक तरीका आपको बता दिया, आप कोई भी तरीका यूज़ करें और इसका आप एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इन सारे नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर ले तो जो आपका फाइनल आंसर होगा वो निकल के आ जाएगा। ये आपका 8 हो गया, तो ये आपका 9 हो गया और ये आपका 7 5 35। ठीक है, 8 9 72, तो 72 इंटू 35 ये आपका फाइनल आंसर आपका ऐसे निकल के आ जाएगा। तो 5 2 10, आई थिंक इससे आएगा आपका, इससे 35 504 मेरे को लगता है। देखो ये तो बहुत ही छोटे छोटे नंबर्स हैं, ठीक है, तो ये नंबर तो नहीं आएंगे। 72 इंटू 35 मेरे हिसाब से ये आपका आंसर आ जाएगा, शायद फाइनल आंसर आपका ये हो सकता है। ठीक है, तो आप एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, आपका पास आप फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर छोटी मोटी गलती भी होती है तो आप चेक कर लीजिएगा, निकल के इससे आ जाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई होप के लास्ट ऑप्शन आपका आंसर है। अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, नहीं तो फिर वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो शायद आप कमेंट करके बताएं, मैं आपके लिए और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके लिए ले आऊँगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कौन से क्वेश्चन लूँ कौन से नहीं लूँ, तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट क्वेश्चन थे वो मैंने इस वीडियोज़ में सारे इंक्लूड कर लिए हैं। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो ये सॉल्यूशन इसका, इस क्वेश्चन में बोला है लार्जेस्ट नंबर। अब देखो फिर से आ गया लार्जेस्ट नंबर, देखते ही पता लग जाता है। वैसे तो HCF निकालना होगा इस क्वेश्चन में, हालांकि एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं। लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125, तो ऐसा नंबर बताओ जो कि अगर उसको 70 से डिवाइड करें और 125 से डिवाइड करें तो लीविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। कहने का मतलब है अगर उस नंबर को 70 से मैं डिवाइड करूँ, ठीक है, ये जो भी नंबर है मुझे नहीं पता कौन सा नंबर है, अगर 70 से इसको डिवाइड किया जाए तो एंड में रिमाइंडर जो बचता है वो 70 के केस में 5 बचता है। और अगर 125 को अगर डिवाइड करूँ, अगर ये जो भी नंबर है ये सेम नंबर है, ठीक है, उस नंबर से अगर 125 को डिवाइड करें तो एंड में जो रिमाइंडर बचता है वो 8 बचता है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली, यानी 70 के केस में 5 रिमाइंडर बचता है, 125 के केस में 8 रिमाइंडर बचता है। तो ये नंबर आपको, ये जो नंबर है एक्स मान लेते हैं इसको, तो ये जो नंबर है आपको ये कैलकुलेट करना है कि ये कौन सा नंबर है कि अगर उसको 70 से डिवाइड करें तो 5 रिमाइंडर बचता है, 125 से डिवाइड करें तो 8 रिमाइंडर बचता है। अब देखो डायरेक्टली इसको करना थोड़ा मुश्किल है। अब ऐसा नहीं है कि लार्जेस्ट नंबर है और आपने HCF निकाल के रख दिया कि भाई ये लो 70 और 125। आपने अगर आप इसका HCF निकाल दोगे 70 और 125 का, ठीक है, तो इसका जो भी HCF आएगा ना बेटा, HCF यानी इन दोनों का फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर होगा, तो वो इसको भी कंप्लीट डिवाइड करेगा और इसको भी कंप्लीट डिवाइड करेगा। तो अगर कंप्लीट डिवाइड करेगा तो उस केस में फिर रिमाइंडर 0 बच जाएगा, फिर उस केस में आपके रिमाइंडर 5 और 8 नहीं बचने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप 70 और 125 का, आपने ये देखा सर ने तो बोला था लार्जेस्ट नंबर यानी HCF निकाल लो, आपने इन दोनों का HCF निकाल लिया और आंसर टिक करके आ गए, तो गलत हो जाएगा बेटा। थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर दिया इन्होंने बोल दिया कि भाई 70 और 125 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर ये बचने चाहिए, 0 नहीं बचना चाहिए। तो अगर HCF निकाल दोगे तो उस केस में तो फिर जो आंसर आएगा उनको इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बचेगा। थोड़ा सोच के देखना, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, मुझे रिमाइंडर 0 नहीं बचाना है, मुझे रिमाइंडर 5 बचाना है। तो आप क्या करो कि आप 5 पहले से आप इसमें सब्ट्रैक्ट कर लो, आप इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर लो। 5 सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ पे जो नंबर मिलेगा 70 में से 5 सब्ट्रैक्ट करने पर मिलेगा 65, और 125 में से 8 सब्ट्रैक्ट अगर मैं कर लूँगा तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 117। अब देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर मैं इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करूँ मेरे पास 65 आया, इसमें से 8 सब्ट्रैक्ट करने पर मेरे पास 117 आया। अगर मैं 65 और 117 का HCF निकालूँ, 65 और 117 का अगर HCF निकालूँ, कहने का मतलब है वो नंबर आपके पास निकल के आएगा जो इसको परफेक्टली डिवाइड करता है। 65 से अगर उसको डिवाइड करूँ तब भी रिमाइंडर 0 बचेगा, 117 से अगर डिवाइड करूँ तब भी रिमाइंडर 0 बचेगा। कौन से नंबर से? इनके HCF से। तो इनका जो HCF होगा अगर वो मैं निकालूँ तो आप सोच के देखें जो इन दोनों का HCF आएगा वही आपका आंसर भी हो जाएगा। क्यों आंसर हो जाएगा? क्योंकि 65 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बच रहा है, बट अगर आप 70 से करोगे तो सोच के देखो रिमाइंडर कितना बचेगा। अगर एक नंबर से अगर आप 65 को डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो अगर उसको 70 से करोगे तो 5 रिमाइंडर नहीं बच जाएगा आपके पास। ठीक है, तो सोच के देखना, सोचने वाली बात है और कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। तो अब ये तो देखो, ये तो मैंने आपको बताया, बहुत फेमस क्वेश्चन है 65 और 117। आप याद कर लीजिए बेटा, इसका जो HCF होता है, HCF ऑफ 65 एंड 117, आप इसको रट लीजिए, बहुत काम आएगा आपकी। ये बार बार ऐसे क्वेश्चन रिपीट होता है। तो इसका जो HCF होता है वो 13 होता है। ठीक है, मुझे याद है इसका HCF 13 होता है, आप निकाल लेना, बहुत छोटा सा है। तो 13 इसका HCF होता है। अब देखो 13 जो है वो 65 और 117 का परफेक्ट फैक्टर है।
कॉमन इनफैक्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो अगर आप इसको इससे डिवाइड करते हो रिमाइंडर 0 बचता है, इसको 117 से डिवाइड करते हो तब भी रिमाइंडर 0 बचता है। बट अब देखो 65 से अगर मैं 5 ऐड करके अगर 70 की बात करूँ, या इसमें 8 ऐड करके 125 की अगर बात करें, तो आप खुद से डिवाइड करके देख लेना बाकायदा। इसको आप इससे डिवाइड करोगे 70 से तो 65 तक तो कंप्लीट होगा, 5 रिमाइंडर बच जाएगा। और इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो ये 117 तक तो जाएगा कंप्लीट, मतलब 9 जा कंप्लीट जाएगा, फिर बाद में रिमाइंडर बच जाएगा 8। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं कि भाई रिमाइंडर ये बचता है और रिमाइंडर ये बचता है, तो आपको पहला स्टेप तो ये करना है कि इन रिमाइंडर्स को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटा, एक बार आपको ये याद रखना पड़ेगा स्टेप क्या चल रहा है, इसको आपको पहले इनमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। फिर जो आपको नंबर मिलेंगे 65 और जैसे कि 117 मेरे को यहाँ पे मिला, इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, निकला तो एंड में एचसीएफ ही, बट थोड़ा सा आप इसमें चेंजेस देखो। आपको अगर समझ में आ रहे हो तो चेंजेस आपको समझ में आ जाने चाहिए। पहले आपको सब्ट्रैक्ट करना है, फिर आपको उन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालना, और यही आपका फाइनल आंसर भी है। ठीक है, तो 13 वो नंबर है, 13 वो नंबर है, मतलब ए ऑप्शन आपका आंसर है। 13 ही वो नंबर है जिसको अगर आप 70 से डिवाइड करते हो तो 5 रिमाइंडर बचता है, और 13 को अगर 125 से डिवाइड करते हो तो 8 रिमाइंडर बचता है। तो आई होप आपको ये जितने भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस कराए हैं उन सबके कंसेप्ट्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दिल से इसे शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेटा ये आप सबका प्यार और आप सबका सपोर्ट ही है जो मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। तो आप इसी तरह मुझे प्यार करते रहे और सपोर्ट करते रहे, और मैं पूरे जोश और जुनून के साथ आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।